ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए आज है 22 और 22 ऑफ फेब और 21 ऑफ फेब, दोनों के ही न्यूज़पेपर एनालिसिस हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 20, 21 और 22 फरवरी के जो हिंदू न्यूज़पेपर के सीक्वेंस वाइज नोट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को फ्री में ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे और जो हाईलाइटेड न्यूज़ होता है जो आपके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए काम आएगा, वो कहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर चीज़ आपको किस बेसिस पे करना है, पॉइंट बेसिस पे। मैं हर एक न्यूज़ को आपको कहीं ना कहीं 2 या 3 पॉइंट के बेसिस पे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आई कि सर आप न्यूज़पेपर हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, बट नोट्स किस बेसिस पे बनाएं। देखिए कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी देता हूं, कुछ ऐसे नोट्स होंगे जो मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट वर्जन में बताऊंगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल। ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ऑलरेडी 306 बच्चे हैं जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस को तैयारी अपनी कर रहे हैं 2023-2024 को टारगेट करते हुए। अगर आप इस जगह पर जाएंगे, इस चैनल पर जाएंगे, ये फ्री चैनल है, बाद में ये प्राइवेट चैनल बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड वर्जन तो मिलेगा। साथ में ये भी बताया गया है कि हाईलाइटेड वर्जन में येलो हाईलाइट का मतलब क्या है, ग्रीन हाईलाइट का मतलब क्या है और रेड हाईलाइट का मतलब क्या है। रेड मतलब कोई भी चैलेंजेस वाली चीज़ हम रेड हाईलाइट करेंगे, कोई भी फैक्ट जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं वो ग्रीन हाईलाइट में, नॉर्मल कोई भी करंट में चीज़ आई है तो वो येलो हाईलाइट से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसके साथ पूरे जो नोट्स हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ईडी, वक्फ बोर्ड क्या है, राइट, और बहुत सा जीएसटी काउंसिल, फिर 22 फैब का ये हाईलाइटेड वर्जन, फिर एनआईए क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप में फ्री में मिल जाएंगी। चलिए आप डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। सबसे पहले 22 फैब का करेंगे, यानी कि 22 फैब का, उसके बाद 21 फैब का। ठीक है, दोनों ही दिन का एक ही वीडियो में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। सबसे पहले 22 फैब का। ठीक है, सबसे पहला एक ही न्यूज़ हमारे काम की है, वो ये है, अभी भारत सरकार ने और सिंगापुर की सरकार ने पेमेंट सर्विस के साथ कोलैबोरेशन कर दिया। मतलब भारत का जो यूपीआई होता है ना, आप लोग करते हैं ना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब आप गूगल में यूपीआई आईडी डालते हैं, फ़ोनपे वाले को रिसीव हो जाती है, फ़ोनपे वाले को डालते हैं, अमेजॉन पे वाले को रिसीव हो जाती है तुरंत रियल टाइम में। 10 रुपये अभी भेजते हो, 10 रुपये अभी मिल जाते हैं। ये तो था इंडिया के अंदर की बात, बट इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ, ठीक है, इंडिया में जैसे यूपीआई होता है ना, वैसे ही सिंगापुर की सरकार में, सिंगापुर में क्या होता होगा, पे नाउ होता होगा। दोनों ने ही ऑफिशियली कनेक्टेड हो चुके हैं। अब रियल टाइम पेमेंट हो सकती है। यहाँ के अगर कोई बंदा है सिंगापुर में, अगर आप देखोगे कि कोई आपका दोस्त है अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में मौज ले रहा है, आप कह रहे हो सर डॉलर भेजो, तो वो कहेगा सर वेस्टर्न यूनियन से तो इंडिया से यूएसए भेज सकते हैं, यूएसए, और बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसमें रियल टाइम में नहीं जाता, कुछ कमीशन वो काटते हैं। बट सिंगापुर सरकार के साथ इतना अच्छा हो गया है कि इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ ऑफिशियली कनेक्टेड हो चुका है। अब ये आप कहोगे सर मैं यूज़ कहाँ करूँगा, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 और जीएस पेपर 2, जहाँ भी फिनटेक आएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन आएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत बड़ी बात है। अब इसके पीछे का कारण क्या हुआ यार, इतना मैं यहाँ से सामान खरीदूंगा, सिंगापुर से थोड़ी ना, बट एक मेजर डायस्पोरा यानी कि भारतीय जो ओरिजिन के लोग भारत में सिंगापुर में रहते हैं और वहाँ से वो लोग अपना क्या भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई कमीशन काटे, कोई थर्ड पार्टी कमीशन काटे, इसलिए इंडिया और सिंगापुर की सरकार ने बोला हम दोनों ऑफिशियली कनेक्टेड हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली वहाँ भेज सकता हूँ, वहाँ से वो लोग यहाँ भेज सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है। और सिंगापुर ही एक ऐसा पहला देश है जो क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी जिसने लॉन्च की है। मतलब एक बंदे को मैं दूसरे बंदे को भेज सकता हूँ सिंगापुर में बैठे हुए। तो इस पूरी न्यूज़ को मैं 3 पार्ट में बैठूंगा। तो सबसे पहले जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इनोवेशन, फिनटेक में आप इसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट
पहला देश बना है सिंगापुर जिसने पर्सन टू पर्सन ये कोलैबोरेशन लॉन्च किया है। तीसरा, ये जो भारत की डायस्पोरा सिंगापुर में है, रियल टाइम में पैसे भेज सकती है भारत में, और भारत के लोग भी वहाँ सिंगापुर वाले को भेज सकते हैं। तो 3 पॉइंट में मैंने इस न्यूज़ को आपको ख़त्म कर दिया। ओरली जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर उसको नोट डाउन करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो करो, क्योंकि ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी फिनटेक कोई भी ये टॉपिक आ गए, फिनटेक है, सिंगापुर के बारे में आ गया, तो ये पॉइंट लिखने के लिए बहुत ईजी रहेगा। अब देखो, ये तो मैंने 3 पॉइंट में बता दिया, बट ये वाला काम, ये सुप्रीम कोर्ट टू हियर उद्धव प्ली अगेन इलेक्शन ऑर्डर टू टुडे, अब यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये वाली भी बताता हूँ मैं, इसको पॉइंट वाइज बताता हूँ। देखो, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में है एकनाथ शिंदे की सरकार, और जितने भी शिवसेना के लोग हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, मतलब 40 विधायक तो एकनाथ शिंदे की सरकार में हैं। अब बात आती है कि जो शिवसेना का सिंबल था और शिवसेना का धनुष और बाण था और नाम था शिवसेना, वो किस को जाएगा? वो क्या उद्धव ठाकरे को जाएगा? नहीं, वो जाएगा एकनाथ शिंदे को चला गया है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है। चुनाव आयोग यानी कि अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ने कहा यार एकनाथ शिंदे के पास, देखो वैसे तो शिवसेना किसने बनाई है? बाला साहेब ठाकरे ने 1970s 1960s के टाइम पे तो शिवसेना उन्होंने बनाई महाराष्ट्र में। बट शिवसेना के आधे से ज़्यादा जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो कहाँ चले गए? वो चले गए एकनाथ सरकार के पास, एकनाथ शिंदे सरकार के पास। तो अब मेजॉरिटी उनके पास है, तो इलेक्शन का मतलब पार्टी का नाम और पार्टी का जो सिंबल है वो चले गया एकनाथ। अब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि यार इलेक्शन कमीशन ने ये गलत किया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट हमें देखना पड़ेगा। इस पॉइंट में मेंशन होगा इस न्यूज़ में कि इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है, वो संवैधानिक बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो किसी भी पार्टी को उसका नाम और सिंबल एलोकेट करती है। ठीक है, अब देखो, ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है। पेज नंबर 2 में आते हैं। देखो, सब पॉलिटिकल क्रिमिनल न्यूज़ है कि इसने इसको मारा, एडवर्टाइज है। पेज नंबर 3 देखो, अंजलि सरदा मर्डर केस, ये कुछ काम का हमारा नहीं है, ये देखो फिर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पेज नंबर 4 मिनिस्टर मर्डर, सेंटर वॉज पंजाब गवर्नमेंट। समझ रहे हो कि कुछ ही ऐसी न्यूज़ होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। पेज नंबर 5 में कुछ काम का नहीं, सब एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है। ये देखो, एक और चीज़ जो हमारे काम की है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये है। राजस्थान ने एग्रीकल्चर टेक मिशन शुरू किया जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन करेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें मशीन से होंगी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया राजस्थान की सरकार ने। इस बार राजस्थान के में एग्रीकल्चर बजट भी बढ़ाया गया। करीबन 45,000 जो किसान हैं वो इस स्कीम से लाभ लेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, इस बार के बजट प्रोविज़न में 250 जो करोड़ था उसको 1 लाख फार्मर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उन लोगों के लिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदा जाए। मैं कहूँगा यार, जब भी एग्रीकल्चर वाला किसान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपसे एक एग्जांपल पूछा जाता है कि एक एग्जांपल बताओ, तो आप किसका दे सकते हो? राजस्थान का। मैं कहूँगा उड़ीसा का आप दोगे चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने में। उड़ीसा राज्य क्या कर रहा है? चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर रहा है। वहीं राजस्थान क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर एडवांसमेंट कर रहा है, मतलब फार्म मैकेनाइजेशन कर रहा है। आप ये उदाहरण रट लो। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है, इसरो ने अनाउंस किया अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज एस्ट्रोसैट। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ एस्ट्रोसैट है क्या। एस्ट्रोसैट देखो, एक एस्ट्रोनॉमी मिशन है, इसका नाम है एस्ट्रोसैट। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं भारत में, जितने भी रिसर्चर्स हैं भारत में, हु आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो अर्थ यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं स्पेसिफिक टारगेट के साथ, तो उनके लिए ये मिशन है एस्ट्रोनॉमी मिशन, जिसको नाम दिया गया है एस्ट्रोसैट।
अब ये किसने अनाउंस किया है? ये किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भारत के जितने साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस मिशन में इंक्लूड हो सकते हैं और फर्दर जो स्टडी हैं वो कर सकते हैं और बेनिफिशियल आउटपुट या आउटकम ला सकते हैं, राइट। साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेशन ये की जाएगी अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक चेक करेंगे पूरा। नेक्स्ट न्यूज़, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका ने सबसे पहले तीनों राज्यों ने मिलकर वल्चर का सर्वे करना शुरू किया फरवरी में। वल्चर यानी कि मतलब गिद्ध से रिलेटेड यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। मैं यहाँ पर बात करूँगा सब पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट, गिद्ध की जो जनसंख्या है वो कुछ हद तक 2000 वाले टाइम में, जब 2000वां वर्ष चल रहा था उस टाइम में बहुत हद तक कम हुई, क्योंकि उसमें एक ड्रग होता था जो गायों को देते थे, उनको जो दर्द होता था उसको कम करने के लिए, उसका नाम था डिक्लोफिनेक। ये यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका है। तो ये क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है? डिक्लोफिनेक एक ऐसी दवा है जो कैटल्स को यानी कि गाय को, भैंस को दी जाती है उनको पेन को कम करने के लिए। बट जब वही गाय भैंस मर जाते हैं तो गिद्ध उनकी बॉडी को खाते हैं, तो गिद्ध उनकी बॉडी को खाने से वही डिक्लोफिनेक जो दवा है वो गिद्धों को मार रही थी। ओके, अब क्या होता है? ये तो पहला पॉइंट हो गया। अभी के बेसिस पर अगर पॉइंट बताऊं तो इन सेंचुरी में, अभी मैं बात करूंगा तमिलनाडु, केरल, इन सेंचुरी में करीबन वाइट रम्ब्ड वल्चर 150 तक रह चुके हैं और 25 रेड हेडेड वल्चर ही रह चुके हैं। तो इसके चक्कर में 3 राज्यों ने पहली बार मिलके, ठीक है, सिंक्रोनाइज तरीके से एक साथ वल्चर सर्वे किया। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फिर नागौर बांदीपुर कर्नाटका वाला और मुंदुमुलाई तमिलनाडु वाला, वयानंद केरला वाला, नागौर एंड बांदीपुर कर्नाटका का और मुदुमलाई तमिलनाडु, तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिद्धों को मूवमेंट ट्रैक की गई, कितने गिद्ध हैं वो ट्रैक किए गए। तो इस बार पहली बार किया गया वल्चर के साथ साथ सर्वे। पेज नंबर 7 कोई काम की न्यूज़ नहीं है। अब आते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में हमारा क्या है? एडिटोरियल। मैं इस एडिटोरियल को पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले हुआ क्या, जो एडिटोरियल पॉइंट वाइज उसी को बताऊंगा जो काम का होगा, ठीक है। जो नोट्स बनाने के लिए नहीं है वो आपको नहीं बताऊंगा। होता क्या है, आप सबको पता है BMW क्या कार है? नहीं, BMW क्या है? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अभी चल रहा है फरवरी, तो फरवरी मार्च क्या चलता है? बजट सेशन। फिर मॉनसून चलता है, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, फिर जून ख़त्म, जुलाई अगस्त, ठीक है, ऐसे मॉनसून। फिर विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में चलता है। तो 3 सेशन होते हैं जब हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलते हैं। तो अभी चल रहा था हमारा बजट सेशन, ठीक है। बजट सेशन में डिस्कस करते हैं, मंत्री लोग मिलने आते हैं। तो अब होता क्या है, राज्यसभा में, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो खुद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ साहब। कौन है? जगदीप धनखड़ साहब। तो हो क्या रहा था, जो कैबिनेट थी, रूलिंग कैबिनेट थी, वो स्पीच दे रही थी बड़ी बड़ी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बार अपोजिशन जो सांसद थे, जो कांग्रेस के होंगे, दूसरी पार्टी के होंगे, वो बार बार क्या कर रहे थे, स्पीच के बीच में बोल दे रहे थे। आप लोग बजट सेशन अगर देख रहे होगे किसमें? संसद टीवी में, ठीक है। संसद टीवी में आप क्या कर सकते हैं, देखो एक और जो करंट वाली चीज़ है, लोकसभा और राज्यसभा की जो न्यूज़ टीवी चैनल है उनको मर्ज करके क्या बोल दिया गया? संसद टीवी लिख दिया गया। नाउ अब आगे क्या है, हालांकि ये पूरा पॉलिटिकल चीज़ें हैं बट मैं इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कैसे निकालूंगा। आप लोगों को एक होता है जो एमपीज़ होते हैं, जो एमएलए होते हैं, राइट टू प्रिविलेज है बात करने का। यानी कि आप अगर सोशल, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं, उन पर जो सुधार लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हैं।
बट आप क्या कर रहे हैं कि बजट सेशन चल रहा है, कोई नेता बोल रहा है, जैसे मिस्टर मोदी की 85 से 88 मिनट की स्पीच रहती है, करीबन करीबन 1 घंटे 20 मिनट की, 1 घंटे 28 मिनट की। तो इस दौरान क्या करते हैं जो एमपी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनको अपोज करने में लगे रहते हैं कि इनको ना बोलने देंगे ना कुछ होंगे। एक महिला ऐसी हैं जिन्होंने फ़ोन निकाल लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर से 3 चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। फरवरी से मार्च अप्रैल, जून गैप, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, विंटर सेशन। ये चेंज भी होते रहते हैं, बट ये रहता है कि एक साल में हमारे एटलीस्ट 2 सेशन तो मिलने ही चाहिए। हर 6 महीने के बाद दूसरा सेशन हो जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। हालांकि ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है, वो अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बात करूँगा यहाँ पर, हालांकि ये कुछ काम का नहीं है। वही चीज़ है कि जो इंडिया है उनको अपने यंग पॉपुलेशन के लिए बजट की ज़रूरत है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड लुकिंग अप टू द इंडियन इकोनॉमी एज ए ब्राइट स्टार, एज द फाइनेंस मिनिस्टर नोटेड इन द बजट स्पीच ऑन February 1। 1 फरवरी को बजट आता है और निर्मला सीतारमन जी बोलती हैं कि इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक ब्राइटेस्ट स्टार है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत है। 2020 में अगर आप देखोगे, इंडिया ने कहा कि 20.6% जो वर्ल्ड वाइड यूथ है, कौन सा पॉपुलेशन 15 से लेके 29 साल का। सोचो कि पूरे विश्व में 20%, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, 20% जनसंख्या यूथ की, बच्चों की हमारे यहाँ है, जिनकी एज 15 से लेके 29 साल है। सोचो अगर जो बच्चे 15 से 29 साल के हैं उनको सही डायरेक्शन दे दी जाए, सही पाथ दिखा दिया जाए कि आपको हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में आगे बढ़ना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, एस्ट्रोनॉमी हो, डिफेंस हो, ठीक है, कुछ भी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, तो सही पाथ दिखाने से, क्योंकि 20% पूरे वर्ल्ड के बच्चे 15 से 29 साल के भारत में हैं। तो बट क्या है, अभी साथ साथ में हम ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिफेंस में तो खर्चा कर रहे हैं, बट यूथ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसा पूरे आर्टिकल में बोला गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, चाइना के रिस्पेक्ट में इंडिया की यूथ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम इस पूरी एनर्जी को हार्नेस करके एक सही डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, राइट। साथ ही साथ हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर पे देखना पड़ेगा। जो बच्चों को मैंने जिस एरिया पे बताया उस एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। हालांकि पूरी बात वहाँ पर वही दे रखी है कि सरकार को ये चलाना चाहिए, वो चलाना चाहिए, मनरेगा के बारे में बात की गई है, बट काम का हमारा नहीं है। साथ ही साथ जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन क्या है वो भी बता देता हूँ। 2024 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक 100% तक क्या करना चाहिए, टैप वाटर कनेक्शन आएगा। जो नल वाला पानी नहीं होता कि पाइप्ड वाटर कनेक्शन। तो जल जीवन मिशन अगर कोई बोले क्या है, तो आप कहोगे जल जीवन मिशन का ये उद्देश्य है कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में टैप वाटर कनेक्शन होगा। बट यहाँ पर बात की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस अर्बन एरिया में दिया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में। हालांकि ऊपर ऊपर की चीज़ें दी गई है, ज़्यादा है ही नहीं। इस पूरे आर्टिकल में है ICET। ये क्या है? कभी भी इंडिया और US के बारे में बात आती है तो आप ये इनिशिएटिव याद कर सकते हैं, जिसका नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके हालांकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों ही देश, इंडिया और USA, डिफेंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, स्टेम टैलेंट, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम, 5th जनरेशन, ये सब चीज़ें करेगा। तो इंडिया और US का इनिशिएटिव है ICET। ये बायलैटरल रिलेशन भी बढ़ाएगा। एक तो सिंगापुर और इंडिया वाला आप याद कर सकते हो, और एक इंडिया और US वाला। देखो पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल पढ़ा रहता है,
पर क्या पूरे आर्टिकल में आपको हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत है? ये तो हर दिन की 20-20 कॉपियाँ हो जाएंगी ना। आंसर राइटिंग तो आप एक एक पॉइंट में लिखेंगे यार, ठीक है। इंडिया और यूएस के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ आईसीईटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आईसीईटी का एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। समझ में आ रहा? विल इंडिया विटनेस एल नीनो फॉरकास्ट दिस ईयर? क्या इंडिया विटनेस करेगा एल नीनो? इसके बारे में मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं एल नीनो। हालांकि ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे बट पूरे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। इसके बाद हमें 21 फेब का भी न्यूज़पेपर करना है, ठीक है। ये देखो, सॉरी फॉर द ऑडियो डिस्टर्बेंस, जो भतीजी है उसको नहलाया जा रहा है, अभी 2-3 महीने की है। चलिए अब पेज नंबर है 14। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो बच्चे हैं उनका हर केस में डीएनए नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीएनए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जेनेटिक डेटा एक तरीके का क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए और किसी सर्टेन कंडीशन में ही जेनेटिक डेटा को लीक किया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई और चारधाम यात्रा की बात की जा रही है कि कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। तो चारधाम में कौन कौन से आते हैं? उत्तराखंड के चारधाम, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और इंडिया के कौन है? रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ, ठीक है। पर इंडिया उत्तराखंड के चारधाम शुरू हो रहे हैं। पर चारधाम प्रोजेक्ट से चलते बात आई कि उत्तराखंड में एक ज़िला है चमोली के बारे में बात करता हूँ ना। वर्ल्ड लेवल पर बारे में बात करते हैं। रशिया सस्पेंड लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी विद द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में टसल चलता रहता है, जहां पर बात की जाती है कि व्लादिमीर पुतिन से रशिया शुड स्टैंड रेडी टू रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इफ द यूएस डज सो। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की जा रही थी यूएस और रशिया के बीच में, बट लास्ट मिनट में सस्पेंड कर दी गई। यहाँ पर यह भी आता है कि दोनों ही देश अगर कोई न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये मैं कहूँगा एक हेल्दी रिलेशन होता है किन्हीं दो देशों के बीच में। बट अभी चल रहा है थोड़ा सा टसल, क्योंकि अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की मदद और यूक्रेन के साथ चल रहा है रशिया का पंगा। बाइडेन स्वेयर्स बाय नाटो सपोर्ट फॉर यूक्रेन सेज रशिया विल नेवर विन। देखिए यहां पर नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो एक ऐसा ग्रुप है जो एक्चुअल में, अगर मैं उसके बारे में बताऊं नाटो के बारे में, जैसे क्वाड है, क्वाड ग्रुप कौन कौन सा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बता दूंगा। इंडिया एक मेंबर है, ये याद रखो। ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, जापान है, चलो बता दिया। क्वाड में 4 मेंबर है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए बने हैं। वैसे ही नाटो ग्रुप भी ऐसा ही है, नॉर्थ अटलांटिक ग्रुप है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना है। बट यहाँ पर बात की जा रही है कि बाइडेन ने क्या कहा है, यूक्रेन के लिए हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और नाटो जनरली, नाटो के बारे में बताएं तो जो इसको मेनली ऑपरेट करता है वो यूएसए ही करता है। उसने बोला है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, रशिया की नहीं करेंगे। ये दोनों न्यूज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर टर्की और सीरिया में तो न जाने क्या हो रहा है, एक नया अर्थक्वेक आया और 8 लोग मारे गए फिर से, ठीक है। बिजनेस न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या, एल नीनो के बारे में। एल नीनो यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी में ये पूछा जाएगा। कुछ नहीं है एल नीनो ला नीनो, कुछ भी नहीं है। एल नीनो बताता हूँ फिर ला नीनो। एल नीनो में सिंपल सी बताता हूँ, देखो ये मान के चलो पूरा ये एशिया है, चलो ये पूरा एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऊपर के ओशन है। तो बीच में क्या है, ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है। तो पूरा यही होता है, पूरा खेल एल नीनो का होता है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में जब समुद्र का पानी वेस्ट से ईस्ट की ओर तेज़ी से मूव करता है और सर्टेन इन्फ्लुएंसेस लाता है तो उसे एल नीनो कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। जब
पैसिफिक ओशियन में पानी वेस्ट से ईस्ट की ओर मूवमेंट करता है बहुत तेजी से, सर्टेन वेरिएशन के साथ, जिसमें गर्म होता है चीज़ें। सेकंड लालिना होता है वही ईस्ट से वेस्ट को ओर जाना, ठीक है, दोनों ही इंपैक्ट करते हैं। तो एल नीनो रिफर्स टू अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, वही मैंने जैसे बोला पैसिफिक ओशियन में, जो कि ग्लोबल वेदर को इम्पैक्ट करता है। द वार्मर वाटर ऑफ पैसिफिक ओशियन कॉजेज विंड्स इन द वेरियस रीजन टू रिवर्स, बहुत सारी जो विंड होती हैं, हवा का मूवमेंट, ये लोग रिवर्स करा देते हैं। एल नीनो आएगा तो कभी कभी मानसून बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, और हमारा जो ला नीना आएगा, ला नीना आ जाएगा तो बहुत हद तक मतलब बाढ़ की कंडीशन भी आ सकती है। सोचो, तो एल नीनो होगा तो मानसून आएगा ही नहीं, और उसी का अपोजिट एल नीनो का होता है लालिना, लालिना को होता है द लिटिल गर्ल इन द स्पेनिश, लालिना का मतलब द लिटिल गर्ल है, ठीक है, स्पेनिश में। तो लालिना अगर, तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो एल नीनो मानसून को रोक देता है, लालिना बहुत हद तक बारिश कर देता है, समझ में आ गया। इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो, देखो वही चीज़ें हैं। रिकॉर्डेड अनयूजुअल रेनफॉल इन पेरू, चिले एंड इक्वाडोर, ये देखो, अगर एल नीनो होगा तो पेरू, चिले और इक्वाडोर में तो बहुत हद तक बारिश कर देगा, बट वहीं और इंडिया की ओर क्या कर देगा, पूरा सूखा सूखा हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉट कॉज्ड बाय एल नीनो, ड्रॉट पड़ जाएगा पूरा, कहाँ, इंडिया में, अफ्रीका। देखो एल नीनो का यही है, एक जगह तो बहुत हद तक बारिश होगी वेस्ट साइड को, ईस्ट साइड को अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया को सूखा पड़ जाएगा। लानिना इसी का उल्टा होता है, इस जगह सूखा हो जाएगा, आग आग लग जाएगी इतना ज़्यादा, और इंडिया साइड को बहुत हद तक बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया है 22 फ़ेब का। अब बात करते हैं इसी के आगे 21 फ़ेब की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 फ़ेब का भी एनालिसिस। 21 फरवरी, वेलकम टू ऑल नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का वेलकम कर चुका हूँ 22 फ़ेब ऑफ हिंदू एनालिसिस में। 21 फ़ेब ऑफ हिंदू एनालिसिस सिमिलर चीज़ें चलेंगी, पेज वाइज नोट्स। सबसे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो लीडर हैं, कोल का स्कैम चल रहा था एक बार, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभी अपनी टीम भेजी और बोला कि जो भी कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं उनके घर में भाई छापा मारो आप लोग। तो मैं यहाँ पर से सिर्फ ईडी के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये न्यूज़ कराई, नहीं तो ये न्यूज़ काम की नहीं थी। वही ईपीएफओ, ये हमारी काम की नहीं, ये हमारे काम की नहीं। पेज नंबर 2, ये हमारे काम की नहीं, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। वही सीबीआई, पॉलिटिकल और क्रिमिनल न्यूज़ेस, ठीक है। तो पहले और दूसरे पेज से एक न्यूज़ काम की है ईडी वाली, इसको मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ईडी, इसका मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देखिए होता क्या है, जहाँ भी पूरे इंडिया में जहाँ भी इकोनॉमिक क्राइम होंगे ना, वहाँ पर ईडी आएगी। ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और इसमें जो ऑफिसर होते हैं आईआरएस, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया होता है, आईपीएस के लोग ईडी में गए होते हैं। सोचो ये बनी कब थी, 1 मई 1956 को ये बनती है। इसका नाम तब इन्फोर्समेंट यूनिट होता है, और बाद में 1957 में इसका नाम चेंज के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो जाता है, ठीक है। दूसरे फंक्शन क्या होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक क्राइम्स, मतलब आर्थिक मामले जितने भी जुड़े होते हैं, ईडी उनको सर्च करती है। साथ ही साथ जिसको अरेस्ट कर दिया ईडी ने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें स्पेशल कोर्ट में उसको ले जाया जाता है और वहीं उसकी सुनवाई होती है। कोई अपील करना चाहता है पीएमएलए कोर्ट में, कैन डायरेक्टली बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट फॉर दैट जुरिडिक्शन, ठीक है। पीएमएलए कोर्ट में अगर उसकी सुनवाई हो जाती है तो उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो पहला पेज में यही काम का था, दूसरे पेज में कोई काम का नहीं है, तीसरे पेज में आते हैं। तीसरे पेज में भी एक ही न्यूज़ है, वक्फ बोर्ड। मैं आपको सिर्फ यहाँ से वक्फ बोर्ड समझाना चाहता हूँ। हुआ क्या, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं, बोलते हैं कि केंद्र सरकार बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, सीज कर रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ाना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड क्या होता है। व्हाट इज़ ए वक्फ, यूपीएससी जीएस पेपर 2, टॉपिक है स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़। वक्फ, कोई भी आप ज़मीन दान देते हो
धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर या चैरिटेबल पर्पज, उसे वक्फ कहते हैं। अब लीगल टर्म्स में जो इस्लाम को प्रोफेस करता है, जो इस्लाम अपनाता है, इस्लाम धर्म अपनाता है, तो वो कोई भी मूवेबल या इमूवेबल, या तो सोना चांदी दे दे या ज़मीन दे दे, ठीक है, धर्म के नाम पर, उसे ही वक्फ कहेंगे। अब सिंपल सी बात है, सब लोग दान देंगे वक्फ में। जैसे सिखों में होता है ना, गुरुद्वारा दे देते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं फिर उसी ज़मीन में। वैसे ही मुस्लिम धर्म में क्या होता है, इस्लाम धर्म में क्या होता है, जो भी ज़मीन दी जाती है उसे वक्फ बोला जाता है। तो अब जो उसको मैनेज करेगा वो कौन होता है, वक्फ बोर्ड। तो सिंपल सी बात है, वक्फ में कैसे गवर्न होते हैं, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, वक्फ एक्ट 1995 में, ठीक है, 1995 में। तो वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है विथ पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर एनी सच प्रॉपर्टी। कंपोजिशन के बारे में बात करूंगा तो हर एक स्टेट, हर एक राज्य, वक्फ बोर्ड हेडेड बाय चेयरपर्सन, उसमें 2 नॉमिनीज होते हैं राज्यों के, मुस्लिम लेजिस्लेचर होता है, और यहाँ पर एक मुतावली भी होते हैं। मुतावली यानी कि जो वक्फ बोर्ड को पूरा संभालते हैं, और उनकी एनुअल इनकम भी 1 लाख या उससे ज़्यादा होती है। पावर और फंक्शन दे दिए जाते हैं कि किसको ट्रांसफ़र करनी है, किसको नहीं ट्रांसफ़र करनी, वो वक्फ बोर्ड ही संभालता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब ये है, देखो उत्तराखंड में चमोली ज़िले में जैसे जोशीमठ में लोगों के घरों से पानी आ गया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा था, डैम हम बने थे, एक्सपर्ट ने पहले भी बोला था। तो उत्तराखंड का ही एक ज़िला है पिथौरागढ़, जिस ज़िले में मैं रहता हूँ चंपावत है, चंपावत से जस्ट बगल वाला ज़िला कौन सा है, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई साहब, एक जो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि पानी की मदद से बिजली बनाना, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बोकांग बलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दारमा वैली में ये बन रहा है। और जो लोकल्स हैं पिथौरागढ़ के, उन्होंने बोला है कि यार जोशीमठ की तरह तो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, इसलिए जो ये कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो इसको रोको, क्योंकि इसका जो डैमेज होगा इरिपेरेबल होगा, मतलब वो सही नहीं किया जा सकता। जैसे जोशीमठ में लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, सोच रहे हो सरकार, तो ऐसा ही उत्तराखंड में अभी ये चल रहा है कि प्रोजेक्ट को रोको। और मैं कहूँगा ऐसा अवेयरनेस होनी चाहिए सभी लोगों में। पेज नंबर 4, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, पॉलिटिकल न्यूज़ है। पेज नंबर 5, कोई काम का नहीं। पेज नंबर आते हैं 6। देखो जीएसटी काउंसिल, सबसे पहले बता देता हूँ जीएसटी काउंसिल होती क्या है। जीएसटी काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जो आर्टिकल 279A के अंदर काम करती है, और 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये आई थी, और 2017 से हर एक पूरे इंडिया में जीएसटी को लागू करने की बात की गई। अब जीएसटी में कोई टैक्स कितना लेना है, जो नेगेटिव प्रोडक्ट होते हैं जैसे गुटखा, तंबाकू, टोबैको, उसमें 28% लगेगा, लग्जरी में 28 लगेगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करती है। अब जीएसटी काउंसिल को अगर मैं कहूँगा कोई हेड करता है तो वो केंद्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, और दूसरे यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। अब ये एक फेडरल बॉडी है जहाँ दोनों ही सेंटर और राज्य का रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो पूरा जो डिसीजन होता है जीएसटी का वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। केंद्र सरकार की वोटिंग पावर होती है आपकी 1/3, और राज्य सरकार की होती है वोटिंग पावर 2/3, जहां राज्य सरकार की पावर ज़्यादा है, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म में। तो जीएसटी काउंसिल पूरा मैंने बता दिया है। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी ये बोला कि हम क्या करेंगे, एक बॉडी इस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो जनरली टैक्स से रिलेटेड मुद्दे जितने भी होंगे ना, जिनमें दोनों के बीच में टसल चल रहा है कि हाँ बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, तो जो ये बॉडी होगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल वो रिजॉल्व करेगी, ठीक है। वो 2017 से जो जीएसटी लागू हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी मतभेद होंगे तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो दूर करेगी, उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई।
बट केंद्र सरकार इसमें क्या कह रही है ना, केंद्र सरकार कह रही है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। जैसे जीएसटी काउंसिल में तो हमने देखा केंद्र सरकार की 1/3 पावर है, स्टेट की 2/3 पावर है। पर एक ये नई बॉडी बनाना चाह रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेटिव बैकिंग हो। इसका मतलब केंद्र सरकार की ज़्यादा पावर हो, सोच रहे हो। और ये सोच रहे हैं कि हम इसे अगले महीने बिल की तरफ पास करें जीएसटी अपीलेट बनाने की। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे 1 नेशन 1 टैक्स प्रॉमिस करने की बात की गई है, बट ये एक सही टैक्स नहीं है। चाहे अमीर हो गरीब हो उसके लिए तो फिर सेम ही रहेगा ना, तो प्रोग्रेसिव टैक्स की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर आती है। हालांकि पूरा वही बात है कि एक बंदा सीमेंट ले रहा है, मान के चलो, ठीक है। एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में खुद बताना है कि वो सही है या नहीं। देखिए जो जो लोग भारत में टैक्स देते हैं ना, तो वो लोग एसेंशियल आइटम, जैसे मैं कहूँगा सीमेंट के लिए देते हैं 28% जीएसटी। अब वो सीमेंट उन्होंने ख़रीद लिया, ठीक है। अब सीमेंट कह रहा है वेदर इट इज़ यूज टू बी बिल्ड ए रूफ ओवर वन हेड और कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेस वे। चाहे वो एक मकान के ऊपर एक और रूफ है, मकान के ऊपर छत डालना हो या कोई बड़ी सड़क डालनी हो, ए ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स सिस्टम विल नाउ लाइकली हैव टू वेट टिल एटलीस्ट 2025। मतलब आप सीमेंट ले रहे हो, चाहे आप उससे एक्सप्रेस वे बनाओ या फिर उससे आप छत बनाओ, घर की छत डालो, पड़ना तो 28% जीएसटी है, उससे मतलब नहीं है। तो ये क्या सिस्टम सही है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक एनजीओ की कहानी आ जाती है। एनजीओ काम कर रही है तमिलनाडु में। अब होता क्या है, इस एनजीओ का नाम है अम्बुजोटी आश्रम, तमिलनाडु में, और ये है विल्लुपुरम ज़िले में। अब यहाँ पर धीरे धीरे कंप्लेन आती है कि एक आदमी मिस हो गया, फिर कंप्लेन आती है कि सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा है इस आश्रम में, फिर बात की जाती है कि इस आश्रम का नाम फ्लेम ऑफ लव है, बट यहाँ पर उन लोगों को शरण दी जा रही है जो सोसाइटी सामाजिक रूप पर, शारीरिक रूप पर, सामाजिक रूप पर जिनको सपोर्ट मिलना है और जिनके पास घर नहीं है उनको रखा जाता है। इवन इतना ज़्यादा मतलब डरावना वहाँ पर सीन है कि बंदरों को लाया जाता है लोगों को डराने के लिए। 142 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी एनजीओ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं कहूँगा हर एक एनजीओ, जितने भी आश्रम हैं, एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए विदिन 3 मंथ, हर 3 महीने में होना चाहिए। क्योंकि यार उन्हीं आश्रम में सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी काम करती है। दूसरा पॉइंट ये है सेफ्टी मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करना चाहिए बाय द लॉ। ऐसा स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि कोई अगर ऐसी एनजीओ करती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मॉनिटरिंग और सुपरविज़न फुल प्रूफ होना चाहिए और करप्शन फ्री होना चाहिए। तो 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए सेफ वर्क प्लेस के बारे में बात की जाती है। आप सबको पता होगा कि एक गाइडलाइन आई, विशाखा गाइडलाइन, और वो यही था कि जिन भी महिलाओं के साथ वर्क प्लेस में हरेसमेंट हो रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ उनके साथ हो रहा है, तो वो लोग किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं अपने मामलों को। और जो विशाखा गाइडलाइन, देखो एक आंसर है, मैंने ग्रीन में कर रखा है कि एक पॉइंट लिख लेना, विशाखा गाइडलाइंस को हर एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फॉलो करना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन किस पे बेस्ड हैं? विशाखा गाइडलाइन ये कहती हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है एट द वर्क प्लेस में जहाँ वो काम करती हैं, तो वो रिपोर्ट करवा सकती हैं ये मामला। तो ऐसा ही सेक्सुअल हरेसमेंट का केस आप सबको रेसलिंग फेडरेशन में देखने को मिला और बहुत सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। तो सरकार ने कहा कि हम जो ओलंपिक मेडल हेडेड बाय ए लेडी ओलंपिक मेडल होल्डर, वो इन्वेस्टिगेट करेगी इस मामले को, ठीक है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ ही है, ठीक है, उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया था। तो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए आगे कोई चीज़ें ऐड की हैं या केंद्र सरकार ने? यस, सेक्शन 354A को इंसर्ट किया गया आईपीसी 2013 में, और जो कि हरेसमेंट से रिलेटेड था। वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट उनके साथ हो रहा है
तो पहला पॉइंट तो ये है कि विसाका गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आईपीसी 2013 में केंद्र सरकार ने सेक्सुअल हरेसमेंट वाला एक नई धारा ही ऐड कर दी। तीसरा यहाँ पर पॉइंट हम कहेंगे कि यार वर्क प्लेस में सेफ्टी इसलिए प्रोवाइड करनी ज़रूरी है क्योंकि पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा ये कहता है कि अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है क्योंकि महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। साथ ही साथ वीमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए। ऐसा ये 4 पॉइंट पर हमने पूरे आर्टिकल को पढ़ लिया है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन बिल। मतलब कोई भी आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं, रिंगटोन भेज रहे हैं किसी को, तो वो प्रोटेक्ट है या नहीं। तो सरकार लेके आ रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल, एक कानून। बट क्या वो कानून सही है या नहीं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला पॉइंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा कानून जिसके बेसिस पे वहाँ के नागरिकों को एम्पावर किया जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन और सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो, ठीक है। बट यहाँ पर बात की जाती है सही इन्फॉर्मेशन में। आरटीआई एक्ट में एक प्रोविज़न है राइट टू प्राइवेसी वाला, पर राइट टू प्राइवेसी तभी इन्वोक की जाएगी ना, किसी की प्राइवेसी तभी बचाई जा सकती है जब जो इन्फॉर्मेशन हो, द इन्फॉर्मेशन साउट हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी ना हो, तभी वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। बट एक जो बिल लाया जा रहा है उसमें गड़बड़ क्या है। बिल ये कहता है कि जो सरकार की पावर है ना, ये जो बिल लाया जा रहा है सरकार की पावर ये बढ़ा देगा, ठीक है। ये सरकार की पावर बढ़ा देगा। इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। यहाँ पर एक एक्ट ये कहता है, आरटीआई एक्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो संसद को, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती, वो हर एक पर्सन को भी डिनाई नहीं की जा सकती। मतलब इन्फॉर्मेशन सबको मिलेगी, ऐसा आरटीआई एक्ट में कहा गया है। बट आरटीआई एक्ट किसने बनाया है, सरकार ने बनाया है। और ये डेटा प्रोटेक्शन बिल भी कौन बना रहा है, सरकार बना रही है। तो सरकार ही ये एग्जीक्यूटिव बिल ला रही है, एग्जीक्यूटिव ही लोग ये बिल ला रहे हैं और सरकार ही के पास सबसे ज़्यादा डेटा है, सोचो। तो वो अपने बेसिस पे ये बिल को फॉर्मुलेट कर रही है। साथ ही साथ जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उनके पास भी कोई ऑटोनॉमी नहीं है। सोचो डेटा प्रोटेक्शन बिल में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। उड़ीसा की सरकार अभी चाइल्ड मैरिज को रोक रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बच्चों की मैरिटल एज बढ़ानी चाहिए, 18 से लेके 21 साल करनी चाहिए बालिकाओं की भी, ठीक है। ऑटिज़्म क्या होता है, ऑटिज़्म यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो ऑटिज़्म कहलाते हैं। इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। देखो स्ट्रेटोस्फीयर में, देखो ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है जहाँ होती है ओजोन। तो अगर हम एरोसोल को छिड़कते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो कहीं ना कहीं वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। बट इसके आउटपुट जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे लॉन्ग टर्म वो किसी को नहीं पता। तो ये अभी रिसर्च चल रही है, ऐसी रिसर्च हमारी हर दिन आती रहती हैं, सोचो। तो ऐसी रिसर्च आपको करनी है नहीं, ठीक है, रिसर्च वाली चीज़ें पढ़नी नहीं है। इंडिया और इटली दोनों ही बायलैटरल जो है डिफेंस पैक्ट उन्होंने साइन किया। और जॉर्जिया मेलोनी वो आई थी, दिल्ली की चीफ गेस्ट हैं। राइसीना डायलॉग अगर आप देखेंगे, देखिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए राइसीना डायलॉग सिविल्स योगी। अगर आप देखोगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ और ये देखो एक ही आएगा और इसमें बेटर तरीके से मैंने ही एक्सप्लेन किया है 2 साल पहले राइसीना डायलॉग क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का ये टॉपिक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप राइसीना डायलॉग सिविल्स योगी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस बार की चीफ गेस्ट हैं वो 11 मिनट की है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे ही द्वारा है तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो चीफ गेस्ट हैं इस बार की राइसीना डायलॉग की। तो राइसीना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का ही है ये कॉन्फ्रेंस। ये होती क्या है, राइसीना नाम कहाँ से आया ये भी आप जानेंगे। तो इंडिया और इटली अभी डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं जो कि दोनों के बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाएंगे। इन्वायरमेंटल सोसाइटी के फाउंडर हैं कमाला कस्तूरी, इनकी डेथ हो गई है। पेज नंबर 12,
केंद्र सरकार ला रही है एक ETS इमिशन और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। अब इसमें क्या होगा, जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा हद तक पॉल्यूशन कर रही हैं टू अचीव सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उन लोगों को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दिया जाएगा कि हाँ ये आपको फॉलो करने हैं और इसके बावजूद आपको जो है पॉल्यूशन नहीं फैलाना। इसमें नोडल एजेंसी होगी इस पूरी स्कीम की, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है और इस पे सभी कंपनीज़ को टारगेट अपने पहुंचने होंगे। पर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, तो जो कंपनी नहीं फैला रही है उससे वो क्रेडिट भी ले सकती है। नेक्स्ट है, सिर्फ संसद ही अमेंड कर सकती है यूनिफॉर्म मैरिज एज में, कि लड़कियों की 18 साल है, लड़कों की 21 है, तो अगर दोनों की 21 कर दिया जाए तो कौन सी बॉडी कर सकती है, वो पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर बारे में बात करते हैं, वही है यूक्रेन वाला 22 फरवरी तो मैंने कर लिया, इजराइल और यहाँ पर ये चलता रहता है वेस्ट बैंक का। बिजनेस वाली न्यूज़ में आपको कुछ ज़रूरत काम की नहीं है, जो आपका डायरेक्टली यूपीएससी पूछे, होती काम की हैं बट यूपीएससी डायरेक्टली उन पर क्वेश्चन नहीं बनाता। तो अब से हम ऐसा ही करेंगे, जब से 2 दिन की न्यूज़ एक साथ कर लेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे। एक ही दिन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, एक चीज़ याद रखना है, बट ये है कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।